भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आप सभी विद्यार्थियों का सहृदय से स्नेह भरा प्यार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा एम.एड सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों, आज हम विषय भारतीय शिक्षा विकास प्रमुख नीतियाँ एवं संभावनाएं और चुनौतियाँ के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर गुणप्रसाद शर्मा, प्रोफेसर एम.एड विभाग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे रमसा के नाम से जाना जाता है, यह एक अपने आप में एक परिवर्तनकारी यात्रा कहलाती है। पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे शिक्षा का एक नया सवेरा, यानी जब उठो जभी सवेरा। तो एक विद्यार्थी के लिए, एक नागरिक के लिए, एक कुशल व्यक्ति के लिए हमेशा जब जागो सवेरा कहलाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक अपने आप में एक हम नए सवेरे के रूप में देखते हैं। मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना। यानी शिक्षा तो हम प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही प्राप्त करते आ रहे हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच तक इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार इसी के माध्यम से हो पाया है। 2017 तक लक्ष्य प्राप्त करने का है। माध्यमिक स्तर पर 75% नामांकन दर रही, यह प्राप्त करना रहा। 2005-06 में ये बढ़कर 52.26% से भी अधिक। दूसरा रमसा का जो उद्देश्य है वह है गुणवत्ता और समानता पर ध्यान। यानी शिक्षण कार्य या शिक्षा तो हमारी चल रही है, लेकिन शिक्षाविदों द्वारा इस पर गुणवत्ता और समानता पर ध्यान दिया गया। गुणवत्ता सुधार, सभी स्कूलों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाना। जो सरकार द्वारा, संविधान द्वारा या समय समय पर शिक्षाविदों के आयोगों का जो गठन किया जाता है, उसके अनुरूप जो मानदंड बन गए, नियम बनाए गए, उनके अनुरूप सभी स्कूलों को निर्धारित करना होता है। दूसरा है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर विशेष जोर। यानी विभिन्न आयोगों के द्वारा जो एक मानदंड निर्धारित किए गए, उनमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि कुछ राज्यों में तो अंग्रेजी विषय बहुत ही कमज़ोर चल रहा था और विज्ञान और गणित हमारा एक मुख्य विषय होता है। इसके बिना गुणवत्ता नहीं आ पाती है। आज का समय तो तर्क शिक्षा का है या तकनीकी का शिक्षा का है, प्रोजेक्ट का है, तो उनके लिए हमें विज्ञान और गणित और अंग्रेजी की विशेष आवश्यकता है। इन विषयों के बिना हम तकनीकी पे या प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाते या उसका विकास नहीं कर पाते हैं। अगला है शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण। कोई भी कार्य जब तक हम प्रशिक्षित होकर नहीं करेंगे, किसी कार्य में दक्षता नहीं होगी, कुशल नहीं होंगे, तो उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। बीएड या बीएसटीसी से ही केवल ये नहीं है कि एक कुशल अध्यापक तैयार हो जाता है, यानी बीच बीच में भी उनको समय समय पर शिक्षाविदों के बनाए नियम और अधिगम के विधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों का आईसीटी सक्षम शिक्षा का क्रियान्वयन, यानी आज के दौर में आईसीटी यानी कंप्यूटर शिक्षा के बिना भी शिक्षण संभव नहीं है। आज जो तकनीकी है वो एक डिजिटल पर निर्भर करती है। ऑनलाइन
एजुकेशन पर डिपेंड है। इसीलिए आईसीटी सक्षम शिक्षा का क्रियान्वयन किया गया है। अगला है रमसा का समानता सुनिश्चित करना, लिंग बाधाओं को दूर करना। लिंग बाधाओं से मतलब ये है कि जेंडर जैसा एक पाठ्यक्रम भी आजकल बीएड, एसटीसी और एकीकृत शिक्षा में जोड़ा गया है, जिससे लिंग के आधार पर जो बाधाएं थी उनको दूर किया गया, उनको सम्मान समझा जाने लगा। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं हो, सब साथ साथ शिक्षा प्राप्त करें, एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं नहीं हो। समाज के द्वारा बनाई गई रूढ़िताएं उनको दूर किया जाए। उनकी जो समाज के प्रति सोच है या स्त्रियों के प्रति, नारियों के द्वारा के प्रति, छात्राओं के प्रति जो सोच बनी हुई है उसको दूर करना इसका उद्देश्य है। अगला है सामाजिक आर्थिक असमानता के को समाप्त करना। यानी आज जो हमारी समाज में जो स्थिति बनी हुई है या आर्थिक असमानता बनी हुई है उनको समाप्त करना इसका कार्य है। अगला है दिव्यांगता बाधाओं का निराकरण। यानी जो बच्चे या छात्र छात्राएं या प्रशिक्षणार्थी किन्हीं कारणों से दिव्यांग हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। दिव्यांगता कई प्रकार की होती है। केवल हम हाथ पैर या किसी अंग से ही दिव्यांग है उसी को दिव्यांग नहीं कहा जाता। शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से भी दिव्यांगी बनाता है। तो जो बच्चे दिव्यांगता से पीड़ित हैं उनकी बाधाओं को निराकरण करना इसका उद्देश्य है। अगला है कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान। समाज में कई वर्ग विस्थापित रहते हैं, ऐसे कमज़ोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जो आर्थिक स्थिति से या सामाजिक स्थिति से या पारिवारिक स्थिति से या वातावरण की स्थिति से या यातायात की स्थिति से या संचार के माध्यमों के वजह से जिन पर कोई व्यवधान है, ऐसे कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं। आज के दौर में भौतिक सुविधाओं के बिना सारा कार्य अधूरा है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में दक्षता या कुशलता प्राप्त ही नहीं कर सकता। आज भौतिक सुविधाओं का होना जरूरी है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो। अगर उनमें बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, विकसित नहीं है, तो छात्र को शिक्षण या अध्ययन या प्रशिक्षण लेने में या उनका अधिगम करने में समस्या आती है। इसलिए भौतिक सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नंबर 1 पे हम लेते हैं अतिरिक्त कक्षाएं। ये किसके अंदर आती हैं? ये भौतिक सुविधाओं के अंदर आती हैं। अतिरिक्त कक्षाओं में संख्या में वृद्धि करना। अब संख्या में वृद्धि कब होगी? जब भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो अतिरिक्त कक्षाएं चलाने में दिक्कत आएंगी। अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की भी आवश्यकता है, टीएलएम की भी आवश्यकता है। बिना हम टीएलएम के कक्षाएं लेने में असमर्थ रहेंगे। तो अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए हमारे पास में डिजिटल उपकरण भी होने चाहिए, क्योंकि बिना तकनीकी के भी हमको दिक्कतें आती हैं। अगला है पुस्तकालय। पुस्तकालय अपने आप में विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वो उसकी आत्मा कहलाती है, हृदय कहलाता है। बिना पुस्तकालय के हमारी कक्षाएं सुचारू रूप से या सहज रूप से या सरल रूप से शिक्षण कार्य या अधिगम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार। अब ज्ञान का भंडार भरा नहीं होगा तो आप सोचो बिना भंडार के एक भंडारा कैसे हो सकता है? तो एक कक्षा रूपी भंडारा, उसके लिए ज्ञान का भंडार होना जरूरी है। और ज्ञान का भंडार कहाँ उपलब्ध हो पाएगा? पुस्तकालय में होगा। अगला है शौचालय ब्लॉक। अगर विद्यालय में या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अध्ययन क्षेत्र हमारा जो भी है, जहाँ भी अध्ययन कार्य कराया जाता है, वहाँ पर शौचालय ब्लॉक होना जरूरी है। अर्थात स्वच्छता सुनिश्चित होनी चाहिए। जो हमारे शौचालय वगैरह हैं वो भी स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, रोज़ उनकी सफाई की जानी चाहिए। अगर वे स्वच्छ नहीं है तो छात्रों पर इसका
दुष्प्रभाव पड़ता है, वातावरण भी खराब होता है और मन स्थिति भी बिगड़ती है। अगर मन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहेगा तो अपने आप में अधिगम भी अच्छा होगा और अच्छे अधिगम के लिए स्वच्छता जरूरी है। अगला है प्रयोगशालाएं। अगर विद्यालय महाविद्यालय में प्रयोगशालाएं नहीं है तो छात्र अधिगम कैसे करेगा? जैसे हम प्रारंभ से सीखते आ रहे हैं, करके सीखना। अब करके सीखने के लिए प्रयोगशालाएं जरूरी हैं। किसी भी चीज़ का हम जब तक प्रयोग करके नहीं देखेंगे तो अधिगम कैसे होगा? अधिगम करने के लिए साइंस में यानी विज्ञान के अंतर्गत तो प्रयोगशालाएं अति आवश्यक हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, हम जब वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, गवेषणा करेंगे किसी चीज़ की, तो वो बिना प्रयोगशाला के नहीं हो सकता है। तो प्रयोगशालाएं भी अति महत्वपूर्ण है। अगला है कला और शिल्प। यानी कला शिल्प के लिए हमें रचनात्मकता के लिए कार्य करना पड़ता है। अब रचनात्मकता कार्य करने के लिए हमें कला और शिल्प की आवश्यकता होती है। यानी उस किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, सृजन करने के लिए, सृजनशीलता तभी संभव हो पाएगी जब हम अच्छा सृजन करेंगे और अच्छा सृजन करने के लिए हमें रचनात्मकता कार्य की आवश्यकता पड़ेगी और अच्छी रचनात्मकता कार्य करने के लिए एक कला जरूरी है। और कला किससे आएगी? जब हमारे पास में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगला आता है हमारा लास्ट, पेयजल। अगर हमारे अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल की सुविधा नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, पीने के लिए मृदुल पानी नहीं है, तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अनेक छोटी मोटी बीमारियां भी पनप जाती हैं। यानी जल ही वो चीज़ है, अगर हमें स्वच्छ जल मिलेगा, साफ सुथरा मृदुल जल नहीं मिल पाएगा, तो वो हमें अनेक छोटी छोटी बीमारियों के लिए, या जिसे आप एलर्जी कहते हो, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पेयजल की व्यवस्था सुचारू और अच्छी होनी चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास भी प्रदान किए गए हैं। यानी रमसा के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र शिक्षकों के लिए, यानी उन क्षेत्रों में छात्रावास, जिसे आप हॉस्टल कहते हो, वो भी प्रदान किए गए हैं। चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, गरीब से हो, छात्राओं के लिए, आज सभी के लिए जो गांव ढाणी से पढ़ने शहरों के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से अनेक समाजों में आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, तो ऐसे छात्र जो अध्ययन करने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक तंगी के वजह से, जो उन्हें एक अपने आप में एक अड़चन उत्पन्न करती है, ऐसे छात्रों के लिए रमसा द्वारा उनको छात्रावास प्रदान किए गए हैं, जिससे वो आराम से उसमें रहकर अपना एकांत में अच्छा भोजन प्राप्त कर कर, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल प्राप्त कर कर, भोजन प्राप्त करके और अपना शिक्षण निर्भीक रूप से, निर्भय रूप से प्राप्त कर सके। हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यानी कोई भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहे। वंचित से वंचित वर्ग के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये रमसा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा मिले, समावेशन हो, सभी छात्रों का समावेशन हो। जब तक छात्रों का समावेशन नहीं होगा तो वो ठीक से अधिगम नहीं कर सकता है। अच्छा अधिगम करने के लिए आपस में मिलजुल कर रहें। एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में सभी वर्गों के, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा ना हो या पिछड़ा हो, उन सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह उद्देश्य हर बच्चे के लिए रमसा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। अध्याय 2, प्रगति और भविष्य। 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण। सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय रूप से सम्मिलित रखना। 2017 तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी सभी जगह शिक्षा प्राप्त हो, सभी जगह समावेशी शिक्षा प्राप्त हो, सभी छात्र छात्राओं का समावेशन हो। इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित की गई। तीसरा है कार्यान्वयन। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कार्यान्वयन की एजेंसियों के माध्यम से
इस कार्य को कार्यान्वित किया गया। 2013 में संशोधित मानदंड रमसा द्वारा जो क्रियान्वित किया गया, 2013 से एक संशोधित मानदंड आया। फंड जारी करने के लिए सीधे राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को अधिकृत करना, एकीकृत योजना को मंजूरी देना। अगला है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को गुणवत्ता सुधार के लिए लाभ बढ़ाना। निष्कर्ष एक उज्जवल भविष्य की ओर। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि सभी छात्र छात्राओं का, शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का अपने आप में उज्जवल भविष्य है। रमसा के द्वारा अनेक विधियों और शिक्षण अधिगम को क्रियान्वित किया गया परिवर्तन के रूप में। रमसा ने भारत में माध्यमिक शिक्षा के परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवसरों के द्वार, गुणवत्ता, पहुंच और समानता पर निरंतर ध्यान के साथ लाखों छात्रों के लिए नए द्वार खुले। सशक्त राष्ट्र, रमसा के द्वारा सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका रही है। समावेशी और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण इसका उद्देश्य